और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बाल विकास यानी सीडीपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हमने 4 साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर को कंप्लीटली कवर किया है। इसमें हमने उनसे संबंधित PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लिया है। आप जानते हैं कि इन चारों साइकोलॉजिस्ट से कम 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 8 प्रश्न आपके यानी कि 8 अंक आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हम अन्य यूट्यूबर्स की तरह एक डेढ़ घंटे में 20-25 क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, बल्कि हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से 15 से 20 मिनट में 25-30 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से कराते हैं। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट इस वीडियो को अंत तक जरूर दीजिएगा। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर हमसे बार बार ये पूछा जाता है, सर ये बताइए कि सीटेट पास होने के लिए ट्रिक क्या है, ठीक है। सीटेट ट्रिक क्या है, तो एक मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। सीटेट पास होने की एक ही ट्रिक है, वो है कम से कम 5 नहीं तो 10 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर को आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उनके लिए कम से कम 2 से 3 बार लगाइए, ठीक है। जब तक आप 2 से 3 बार मिनिमम 5, ठीक है, नहीं तो 10 PYQs को अगर आप नहीं लगाएंगे, आप सीटेट चाहे कितनी भी यूट्यूब्स की वीडियो देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल भी आप पास नहीं कर पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और पढ़ाने का अनुभव भी है, ठीक है। जितनी स्पष्टता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, इतनी स्पष्टता के साथ आपके लिए और कोई नहीं बताएगा। बस यही एकमात्र सॉल्यूशन और ट्रिक है सीटेट पास करने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, यूट्यूब वीडियोज भी देखिए, लेकिन कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस सेट जरूर ही लगाइए, ठीक है। तो ज्ञान की बात काफी हो गई, अब चलिए काम की बात पे आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सुमेलित कीजिए। आप जानते हैं इस तरीके का एक प्रश्न हर बार आता है, इसलिए मैंने चारों विशेषताओं को एक साथ में ही ले लिया। आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने जो है 4 स्तरों में अपनी जो विशेषताएं हैं इनके लिए बांटा है: संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है इनके लिए आपको मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित है, वो आपको बताना है। संवेदी कामक में आपको पता होगा बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों के द्वारा सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक में मूर्त विषयों यानी ठोस वस्तुओं के द्वारा सीखना शुरू करता है, और अमूर्त संक्रियात्मक में वो कल्पना आधार पर चीजों को सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। नाटकीय खेल संवेदी अवस्था में बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो इंद्रियों द्वारा सीख रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ नहीं होता है। वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ बेटा हमेशा संवेदी कामक अवस्था में आएगा, लेकिन अगर वस्तु स्थायित्व आए सिर्फ तो फिर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। इस बात को ध्यान दे लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार आता है, आपके लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो मैंने कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस वस्तुओं के द्वारा सीखता है, और यहाँ पर जो मानसिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यानी ये आए, कल्पना का विकास आए, ठीक है, कल्पना का विकास आए, और जो भी कोई भी सामाजिक चीज़ों के बारे में या सामाजिक संकल्पनाओं के बारे में कुछ भी ऑप्शंस आएगा तो आप हमेशा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को सही आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, BF स्किनर, नोम चॉम्स्की। तो आपको पता होगा लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है आप जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे समाज में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पे बल दिया बेटा? भाषा पे बल दिया, क्योंकि समाज में रहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है? भाषा। तो जब भी भाषा की इंपॉर्टेंस की बात आएगी तो आप सीधे जाएंगे लेव वाइगोत्स्की पर, ठीक है। और समाज की जब भी बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, और तब आप लेव वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी या दूसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मेरे हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मैं और भी वैसे तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं यहाँ बार बार बता दूंगा आपके लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसिक जैसे ही संरचनाएं आपको दिखेंगी और जीन पियाजे दिखेगा, ठीक है।
तो फिर आप सीधे सीधे जाएंगे स्कीमा पे। कहाँ जाएंगे? स्कीमा। अब स्कीमा है क्या बेटा समझ लीजिए। हालांकि हमने जीन पियाजे की सेपरेट वीडियोस हैं, वहाँ हमने समझा रखा है। जो स्कीमा है जीन पियाजे के अनुसार, स्कीमा होता है सूचनाओं के छोटे छोटे संरचनाएं, ठीक है। ये किसी का मस्तिष्क है, समझ लीजिए किसी बच्चे का माइंड है ये, और जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये कोई मान लीजिए कोई भी बॉय गर्ल या जो भी है बेबी है ये, ठीक है, उसका ये माइंड है, और उसमें जो भी चीज़ों को देख रहा है, वो काव देख रहा है, क्राउ देख रहा है, ठीक है, जो चीज़ों को देख रहा है वातावरण से, उनके लिए वो अपने मस्तिष्क में क्या कर रहा है, उन संरचनाओं को, चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, और इसी संरचनाओं को स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अगर इन स्कीमाओं में परिवर्तन होता है, स्कीमाओं में परिवर्तन करता है, परिवर्तन कैसे करेगा? उसने देखा कोई काव है, काव के 4 पैर होते हैं, ठीक है, देखा, और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये कोई भैंस है, ठीक है, भैंस देखता है या बफेलो देखता है, वो देखता है ये भी काव की तरह लगती है, लेकिन फिर उसे बताया जाता है ये काव नहीं बल्कि ये भैंस है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी स्कीमास में संशोधन या परिवर्तन कर रहा है। अगर इस तरीके का जब शब्द आएगा, संशोधन या परिवर्तन, तब ध्यान रखिए, तब हमेशा समायोजन सही आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी आएगा कि मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा, तो स्कीमा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए, जब भी लेव वाइगोत्स्की आएगा, मैंने बताया था इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो सही आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जब भी सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, पारस्परिक, इस तरीके के शब्द आएंगे, जैसे पारस्परिक शब्द आ जाए, ठीक है, सामाजिक शब्द आ जाए, सांस्कृतिक शब्द आ जाए, भाषा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, तो ये सब शब्द किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से, ठीक है। अनुकरण, संगठन और अनुकूलन इनसे संबंधित नहीं है, तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माहिरा, ठीक है, इसका मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर? ध्यान रखिए, हम यहाँ पर कोहल वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक स्तर में 2-2 स्टेजेस बताई हैं, तो ये चरण मान लीजिए, तो चरण इन्होंने 6 बताए हैं, ठीक है। 3 स्तर है, प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, तो कुल 6 चरण हो गए। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इनको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से 1 से प्रश्न 2 जरूर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये सारे जो इस तरीके के प्रश्न हैं, पूरा वीडियो अच्छे से वो देखने के बाद ही ठीक हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर भी बताने की कोशिश करूंगा। इनका कहने का मतलब था, माहिरा सही गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस स्तर पर है, ठीक है। उत्तर संक्रियात्मक, ये कोई स्तर नहीं होता है, 3 स्तर होते हैं। एक हमेशा ध्यान रखिए इनका, एक पारंपरिक स्तर, एक पूर्व पारंपरिक, ठीक है, पूर्व पारंपरिक, ठीक है, और दूसरा है पारंपरिक, और तीसरा है उत्तर पारंपरिक, ठीक है। ये 3 स्तर है। यहाँ पर संक्रियात्मक स्तर इस तरीके का कोई स्तर नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन बचे आपके उत्तर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। तो जब सही और गलत का निर्णय जब बाहरी कारकों से होता है, ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कहाँ पाएगा? पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा चौथा। उत्तर पारंपरिक स्तर में बच्चा बहुत आगे पहुंच जाता है, इतना पहुंच जाता है कि वो या तो वो अपने ही स्वयं के मूल्य स्थापित कर लेता है, ठीक है, या अपनी कोई भी जो समाज की लड़ाई है उसके लिए जैसे अनशन करने लगेगा, प्रोटेस्ट में भाग लेगा। इस तरीके के जो कार्यक्रम होंगे वो उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूर्व पारंपरिक स्तर है, तो वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक स्थिरता। मैं इस प्रश्न को 2 तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो टैगवर्ड, ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा टैगवर्ड वीडियो नहीं देखा है, देख लीजिए, टैगवर्ड की एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने बताया कार्यात्मक स्थिरता, प्रतियोगी भावना या तुलना करना, और नकारात्मक पुनर्वलन, ये तीनों नेगेटिव टैगवर्ड हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ही यहाँ पर एक बचा, यानी पहला ही बचा, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। ये तो हो गया टैगवर्ड से करने का तरीका। दूसरा तरीका यह है
कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया, तो बाकी जो दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि निगेटिव रेनफोर्समेंट, तो इससे तो कभी बच्चा क्या अधिगम यानी कि लर्निंग यानी सीखेगा ही नहीं। प्रतियोगी भावना तुलना करना, ठीक है, इससे भी नहीं सीखेगा एक दूसरे बच्चे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो बैकग्राउंड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कार्यात्मक स्थिरता, ठीक है, ये फिक्सनेस ये क्या करती है, किसी भी नई सोच को या नई तकनीक को सीमित करती है। तो जो सीमित करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, निगेटिव कीवर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो जब हम उसकी सीख को सीमित कर रहे हैं सीखने के कार्य के लिए, तो फिर क्या होगा, वो ऑप्शंस गलत हो जाएगा। तो सही आंसर बचा सीखने के लिए तत्परता यानी रेडीनेस टू लर्न, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं और तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। ये बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में, फिर वही अवस्थाओं से प्रश्न आ गया, ठीक है। इससे प्रश्न हर बार आता ही आता है, ठीक है। ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। देखिए विषम नैतिकता स्वायत्त नैतिकता का कोई स्तर नहीं होता है, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार मैंने बता ही दिया, प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, फिर कन्वेंशनल, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ठीक है। 3 स्तर होगा और प्रत्येक में 2-2 चरण होते हैं, उन चरणों से भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, मैंने अभी बताया था, जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात आएगी, ठीक है, बच्चा उठ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्वयं के मूल्य बनाना स्थापित कर देगा, उनके अनुसार चलना शुरू कर देगा, वहाँ पे जो नैतिकता का स्तर होता है वो सबसे हाई लेवल की नैतिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात की गई है, कानून की बात की गई है और उन्हें बदलने की भी बात की गई है, ठीक है, और बदलने की भी बात की गई। बच्चा यानी कि जो उसकी मॉरलिटी है वो इतनी हाई हो गई है कि वो जो नियम ठीक नहीं है उनको बदलने की बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन सही होगा उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। ये संक्रियाओं पर संक्रियाएं ध्यान रखिए जीन पियाजे से संबंधित है। तो संवेदीगामक गलत, ठीक है, गलत है ये। पूर्व संक्रियात्मक भी गलत है, मूर्त संक्रियात्मक गलत है। ऑपरेशंस पर ऑपरेशंस की बात आती है तो हमेशा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल के अंतर्गत आएगा, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। अभी तो हमने बताया था जीन पियाजे के बच्चे कैसे सीखते हैं। तो निष्क्रिय नकल के द्वारा पहला तो गलत हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषण बिल्कुल सही है। जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक है, इस बात को ध्यान रखिए। इनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और वो वातावरण से खोजबीन करके, इस शब्द को भी ध्यान रखिए, वातावरण से खोजबीन करके सीखते हैं। वातावरण से कैसे सीखते हैं, वातावरण के साथ इंटरेक्ट करना, खोजबीन करके सीखते हैं, ठीक है। और बच्चे कैसे होते हैं, बहुत सक्रिय और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इन शब्दों का अगर प्रयोग आए तो आप समझेंगे बेटा ये सीधी सीधी बात हो रही है जीन पियाजे की, ठीक है। तो सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, तो जीन पियाजे अनुकूलन के माध्यम से पुरस्कार और दंड यानी कि रेनफोर्समेंट गलत होगा, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए, ठीक है। जब लेव वाइगोत्स्की की बात आएगी तो 3 कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ साथ आते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक तो आता है आपके लिए पाड़, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है MKO और एक आता है ZPD, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इस तरीके से आप इन्हें याद रखिए, ठीक है। पाड़ क्या होती है, पाड़ एक सीमित सहायता होती है। क्या होती है बेटा, सीमित सहायता। हेल्प तो है लेकिन लिमिटेड हेल्प है, जैसे इशारों में किसी को कुछ समझाना बताना, या जहाँ पर बच्चा अटक रहा है वहाँ से उसको सिर्फ मार्गदर्शन करना, तो इसे क्या कहेंगे, पाड़ के लिए हेल्प, ठीक है, सीमित हेल्प कहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, पाड़ को यहाँ पर कई अन्य नामों से जाना जाता है, मचान या ढांचा, ठीक है, ये शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी इसकी हिंदी होती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र पर बच्चा, जिस स्तर पर बच्चा कुछ हेल्प की सहायता से पहुंच सकता है। ऐसे समझिए बच्चा है, बच्चे को 2 का पहाड़ा आता है, अगर उसको कोई पाड़ या हेल्प मिल जाती है तो वो 10 तक पहाड़ याद कर लेता है, तो इसे कहते हैं, वो स्तर है ये बीच वाला, जिससे ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वह स्तर जिस पर किसी हेल्प से बच्चा पहुंच सकता है, वह संभावित स्तर
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस हेल्प करता है यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक बच्चे को पहुंचने में हेल्प करता है, उसके लिए MKO कहते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, क्या कहेंगे? मोर नॉलेजेबल, ठीक है, अदर्स, यानी कि अन्य से अधिक जानकार। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो सेम एज का भी हो सकता है या जो सीख रहा है उससे ज़्यादा उम्र का भी हो सकता है। ठीक है, सेम एज भी हो सकता है, ध्यान रखिए MKO। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों चार कॉन्सेप्ट हैं इनको अच्छे से रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो सही आंसर हो गया, बता ही दिया मैंने। दंड गलत होगा। ठीक है, पुरस्कार भी नहीं आएगा, सीधा आएगा पाड़। पाड़ के नाम भी मैंने बता दिए। ढांचा शब्द भी प्रयोग होगा सीटेट एग्जाम में, या मचान शब्द भी प्रयोग होगा। तो आपको समझना है ये सीधे हेल्प का मामला है और ये सीधा लेब बायगोत्स्की। ठीक है, तो सही आंसर तीसरा सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? ठीक है, आपको पता होगा हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अकॉर्डिंग टू NCERT में बता रहा हूँ आपको, 9 प्रकार में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। 9 बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जब भी कुछ भी होता है या जब सीटेट प्रूफ मांगता है तो वो NCERT को मानता है, किसी बुक को नहीं मानेगा। तो NCERT में चूंकि 8 दी है तो हम 8 ही मानेंगे। ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि दी है। इनका कहने का तात्पर्य था कि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, जैसे कोई म्यूजिशियन है या किसी को संगीत पसंद है तो संगीत बुद्धि होगी, कोई लेखक कवि है तो उसमें भाषाई बुद्धि होगी, कोई एक दूसरे को समझ लेता है यानी कि किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उसमें इंटरपर्सनल बुद्धि होगी। इस तरीके से उन्हें क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, खिलाड़ी होने के साथ साथ खिलाड़ी है यानी कि प्लेयर है और अच्छी नृत्यांगना। ध्यान रखिए, प्लेयर और खिलाड़ी जो होगा, प्लेयर या जो डांसर होगा उसका मेन वर्क होता है फिजिकल। बेटा क्या वर्क होता है? मेन फिजिकल वर्क होता है। जब वो फिजिकल वर्क कर रहा है तो कहाँ आएगा बेटा? देखो यहाँ क्या अंतर्वैयक्तिक होगा, गलत। भाषाई होगा, सीधा सीधा शारीरिक गति संवेदी। ठीक है, संगीतात्मक गलत। ठीक है, कोई भी म्यूजिक कंपोज करेगा या कंपोजिशन होगा तो हमेशा संगीतात्मक में जाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर होगा तीसरा, क्योंकि शरीर वो अपने फिजिकल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सही होगा शारीरिक गति संवेदी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि लेब बायगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाड़, वही आ गया हेल्प। ठीक है, आप समझ गए होंगे करने का कौन सा तरीका सही है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना गलत, मैंने बताया ही था अभी। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना ये भी गलत। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या कोई प्रश्न है, ठीक है, और वो प्रश्न बेटा आधा करके दे दिया आपने, ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं बच्चे से अब इसे आगे प्रोसीड कीजिए, इसे पूरा हल कीजिए, तो ये भी एक तरीके की सहायता है। अथवा बच्चा आधा प्रश्न हल करके लाता है और आगे की आप हेल्प करते हैं, ठीक है, तब भी ये क्या होगा? हेल्प होगी। ठीक है, और अन्यथा इशारे या संकेत के द्वारा भी हेल्प या पाड़ ही माना जाएगा। ठीक है, बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना ये हेल्प नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हुआ थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है? तो जो 8 प्रकार की बुद्धि हैं, हार्वर्ड गार्डनर का हमारा सेपरेट वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि भी इन्होंने बताई है, स्थानीय बुद्धि बताइए, बोधन बुद्धि नहीं बताई इन्होंने, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि बताई। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड, क्योंकि बोधन बुद्धि को उन्होंने शामिल नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारिता होने पर आधारित होते हैं? अभी जो ये बात है कि दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी, तो ये स्तर आता है हमेशा पूर्व पारंपरिक स्तर। बेटा पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर में 2 चरण हैं। पहले आता है दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड और आज्ञाकारिता, ठीक है, और दूसरा आता है यांत्रिक अभिविन्यास करके। ठीक है, जिसमें पहला होगा दंड से बचने के लिए बच्चा जो भी कार्य करता है वो दंड से बचने के लिए कार्य करता है। तो ये हमेशा कौन सा स्टेज होगा? पहला स्टेज, और लेकिन स्तर लेवल पूर्व पारंपरिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा पूर्व पारंपरिक स्तर, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते समय जैसे का तैसा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि टिट फॉर टैट आएगा यहाँ पे,
टिट फॉर टैट, जब टिट फॉर टैट आएगा तब भी ये हमेशा स्तर आता है पहला, पूर्व पारंपरिक स्तर जो मैंने अभी बताया था, और उसके अंतर्गत 2 चरण हैं। एक पहला मैंने अभी बताया था दंड एवं आज्ञाकारिता, और दूसरा आता है ये टिट फॉर टैट वाला, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जैसे को तैसा, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वह आपके लिए व्यवहार करेगा। यानी इसे टिट फॉर टैट भी, जैसे को तैसा भी कहते हैं, या इसे एक्सचेंज भी कहते हैं, एक्सचेंज लेवल भी या एक्सचेंज स्टेज भी कहते हैं। यानी जैसा आप उसके साथ एक्सचेंज करेंगे, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, वो बच्चा वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेगा। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा और बाकी ऑप्शंस गलत होंगे। देखिए ये आप अच्छे से तब समझ पाएंगे, कर पाएंगे, जब लॉरेंस कोहलबर्ग को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर एक बार पढ़ लेंगे, हमने एक ट्रिक वाला वीडियो अच्छे से बनाया है लॉरेंस कोहलबर्ग पे, 10 मिनट का वीडियो है, मुश्किल से थ्योरी भी है उसमें, बहुत आसानी से थ्योरी बहुत आसानी से देख लीजिए, ट्रिक्स हैं उसमें शामिल, बस आपको फिर कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने 3 तरीके की वाक यानी स्पीच की बात की थी। एक स्पीच थी इनकी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, दूसरी इन्होंने सोशल स्पीच, और तीसरी इन्होंने इनर स्पीच की बात की थी। ये 3 तरीके की स्पीच, प्राइवेट स्पीच जो व्यक्तिगत वाक, सोशल यानी सामाजिक वाक, और इनर स्पीच आत्म वाक कहते हैं, ठीक है, आत्म वाक, ठीक है। अब इस पे पूछ रहा है ये क्या है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित या कंट्रोल करने में मदद करती है। जैसे बच्चा होता है ना, आपने छोटा देखा होगा, तो सबसे पहले वो प्राइवेट स्पीच करता है, यानी स्वयं से बात कर रहा होता है, ठीक है, अकेला खेल रहा होगा, आप देखेंगे वो स्वयं से ही बात कर रहा होगा, उससे धीरे धीरे अपनी सोच को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उसके बाद क्या होता है, वो समाज से इंटरेक्शन करने लगता है, तो वो सोशल स्पीच के अंतर्गत आता है। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब हम अपने मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में कुछ सोच रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं इनर स्पीच, ठीक है। तो जब भी व्यक्तिगत बात की बात आएगी तब आप समझेंगे कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। सोच में रुकावट करना गलत है, केंद्रीयता दर्शाना गलत है, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, तो ये भी गलत होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। तो जीन पियाजे की शब्दावली में ये क्या कहलाता है, मैंने शुरू में ही बताया था, जब स्कीमा में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन शब्द आएगा या बेटा संशोधन शब्द आए स्कीमा में या मानसिक संरचनाओं में, मानसिक संरचना या स्कीमाओं में परिवर्तन संशोधन शब्द आए, तो सीधे आप समायोजन पे जाएंगे, एकोमोडेशन को सही आंसर बिल्कुल लगाएंगे। ये एक अच्छी सी ट्रिक है, बाकी सारे आंसर गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन, पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। तो ये प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम बेटा, और सिस्टम में लाने के लिए क्या होगा, असंतुलीकरण कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा आप जाएंगे संगठन। सिस्टम किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा, तो सीधे सीधे आप ऑर्गेनाइजेशन सही आंसर लगाएंगे, मिथ्या धारणा गलत। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की आ गया, आपको मैंने बता ही दिया, पुरस्कार और दंड का कभी भी लेव वाइगोत्स्की से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही आंसर है, जो मैंने बताया था कल्चरल टूल्स, ठीक है। समान योग्यता या समूह निर्माण, ग्रुपिंग करना, तो ये गलत ही है, वैसे भी निगेटिव कीवर्ड है। अग्रिम आयोजक एडवांस, ये भी बिल्कुल गलत है, तो सही आंसर होगा आपका सांस्कृतिक उपकरण। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी, ठीक है। तो आपको पता होगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, बहुत सरल है, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 देखिए, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। जब भी इस तरीके का प्रश्न दिखेगा, यानी दूसरों के सामने वाले को समझना, ठीक है, उसकी प्रेरणा, मनोदशा, इच्छाओं को पहचान करना, समुचित तरीके से रिएक्ट भी करना, ठीक है, ये आता है बेटा कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत, कम्युनिकेशन
स्किल के अंतर्गत आएगा। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होगी वो हमेशा आएगा अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत। किसके? इंटरपर्सनल। बेटा अंतर्वैयक्तिक हमेशा यहाँ ध्यान रखिए, स्पेलिंग INTER होगा, ए इसमें यहाँ पर नहीं होगा, जैसे कि इस वाले में इंट्रा। तो ये इंट्रा का भी मत लगा देना, हमेशा इस तरीके का जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है वो हमेशा अंतर्वैयक्तिक होगा। इसके अंतर्गत आते हैं टीचर यानी शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अभिनेता हैं, ठीक है, अभिनेता हैं। इस तरीके के लोग अंतर्वैयक्तिक जो स्किल है या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न है। जो अंतर्वैयक्तिक होता है बेटा, इसमें वो लोग आते हैं जो या तो दूसरों के मस्तिष्क के बारे में, ठीक है, या दूसरों के मस्तिष्क या अपने ही सेल्फ, यानी कि सेल्फ रखिए ध्यान से, सेल्फ खुद से ही अच्छे से बात करते हैं, यानी कि सेल्फ अच्छे से सोचते हैं, जो अच्छे थिंकर हैं, एक तरीके से जो दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। और हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है हार्वर्ड गार्डनर का, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। 22 क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। दोनों ने वयस्कों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वयस्कों के नहीं किया है, बच्चों के किया है, तो ये गलत हो गया। दोनों को इस सिद्धांत में 8 प्रतिरूप है, बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस बताई हैं। 2 लेवल हैं और 6 स्टेजेस। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था तक चरण गलत है, ठीक है, क्योंकि ये किशोरावस्था तक संबंधित है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, तो चौथा स्टेटमेंट सही है कि दोनों ही अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। आपको पता होगा जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स और कुल 6 अवस्थाएं हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। 23 समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्य निम्न में से किसने दिया था? अब तो ये पता ही होगा आपको, मैंने अच्छे से समझा दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव बायकोस्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदीगामक देखिए, संवेदीगामक में फिर से ध्यान रखिए, बच्चा इंद्रियों के द्वारा समझता है, ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा प्रतीकों के द्वारा समझना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक ठोस वस्तुओं के द्वारा या मूर्त वस्तुओं के द्वारा सोचना शुरू कर देता है। औपचारिक संकल्पना में कल्पना, ठीक है, कल्पना, समाज या लोग, जैसे ही लोकतंत्र की बात होगी, ठीक है, तब आप कहाँ पहुँचेंगे? तब आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में आएंगे, ठीक है। और जो गणितीय तार्किकता की बात है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। तार्किकता का जो विकास है वो यहाँ पर शुरू होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुओं को श्रेणी में लगाना वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे वर्गीकरण है, ठीक है, संरक्षण है, इस तरीके की जो भी चीज़ें आएंगी, वर्ग समावेशन है और वस्तुओं को श्रेणी में लगाना, ठीक है, क्लासीफाई करना, ये सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता है? तो आपको पता ही होना चाहिए, क्रिया प्रसूत ये भी गलत है, रटन रूट लर्निंग भी गलत होगा, निष्क्रिय अधिगम पैसिव लर्निंग, वैसे भी ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स हैं तो गलत ही होंगे। ये सही आंसर होगा कौन सा? सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपको पता होगा जैसे कोलैबोरेटिव सहयोग दिखे, परस्पर दिखे, ठीक है, और सहभागी दिखे, सहभागी शिक्षण या परस्पर शिक्षण, ठीक है, सामाजिक दिखे, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, सामाजिक दिखे, सांस्कृतिक दिखे, ठीक है, भाषा दिखे, इस तरीके के कीवर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा ZPD बता दिया, पाड़ बता दिया, ठीक है, MKO बता दिया, बस ये टैग वर्ड्स जैसे ही आपको दिखें सीधे आप समझ जाइए आंसर लेव वाइगोत्स्की होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? देखिए, जो कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं, पहला पूर्व पारंपरिक, ठीक है, प्री कन्वेंशनल कहते हैं जिसे, दूसरा है पारंपरिक और तीसरा है उत्तर पारंपरिक, ठीक है, उत्तर पारंपरिक। तो जो पहला है पूर्व पारंपरिक, इसमें बच्चा अपने अनुसार कार्य करता है, यानी सेल्फ, ठीक है, वो खुद पे केंद्रित कार्य करता है, अपने आप को ध्यान में रख के कार्य करता है। जब पारंपरिक की बात आती है तो वो सोशल, समाज को ध्यान में रख के कार्य करता है कि समाज मेरे बारे में कैसे सोच रहा होगा। उत्तर पारंपरिक में तो वो खुद के कुछ नियम कानून लॉ डेवलप कर लेता है और उनके अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो जब भी आ रहा है दूसरों की अपेक्षा, ठीक है, तो वो आएगा पारंपरिक स्तर बेटा, तो सही होगा परंपरागत या, ठीक है, परंपरागत स्तर।
ठीक है। पूर्व पारंपरिक मतलब यहाँ पर आप समझिए परंपरागत था, सॉरी यहाँ पर पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक। तो यहाँ पर आएगा परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक तो गलत है क्योंकि ये लेब-वाइगोत्स्की में बिल्कुल नहीं आता है। पूर्व परंपरागत भी गलत होगा, उत्तर परंपरागत तो परंपरागत स्तर। 27 देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है क्या कहलाती हैं, ठीक है। जब उन्हें मानसिक स्तर पर क्या किया जाता है, निष्पादित यानी और प्रतिलोमित किया जाता है, तो वे क्रियाएं उन्हें संक्रियाएं कहते हैं बेटा, ठीक है। प्रकार, संतुलिका, आत्मकेंद्रितता गलत है। 28 देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। अभी हमने बात की थी जब दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिक आएगा बेटा तो आप अंतःवैयक्तिक या इंट्रापर्सनल लगाएंगे, इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल, INTRA पर्सनल, ठीक है। इसमें एक ए अलग होगा, ठीक है। जब वो खुद के बारे में सोच रहा होगा, जब दूसरों के बारे में सोच रहा होगा तो अंतःवैयक्तिक इसकी बात आएगी, ठीक है। जब दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ रहा होगा, मनोदशाओं को समझ रहा होगा, ठीक है, तो कब बात आएगी, तो अंतःवैयक्तिक की बात आएगी, ठीक है। कोई टीचर है, कोई समाज सेवी है, ठीक है, कोई राजनेता है, अभिनेता है, तो बेटा अंतर्वैयक्तिक की बात आएगी। जब कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई दर्शन शास्त्री है, तो अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल की बात आएगी, ठीक है। मूर्तिकार या चित्रकार की बात आएगी तो हमेशा दिक् स्थान आएगा या देशीय आएगा, ठीक है। कभी कभी देशीय भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक बार किसी चीज़ को देखने के बाद अगर जिसके मन मस्तिष्क में वो चीज़ क्या हो जाती है, रट जाती है, उसके मन मस्तिष्क में एक चित्र, एक मैप बन जाता है, तो उसे दिक् स्थान या देशीय बुद्धि अधिक होती है। जैसे क्या होगा, मूर्तिकार है, चित्रकार है, कोई नाविक है, सेलर, ठीक है, कोई पायलट है जो चालक होता है जहाज के, ठीक है। इस तरीके के लोगों में दिक् स्थान या देशीय बुद्धि अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है, तो बताया था पूर्व परंपरागत स्तर में। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत जो है पहला जो स्टेज होता है वो आता है दंड एवं अधिकारिता से बचने के लिए। तो दंड से बचने के लिए जो भी कार्य किया जाता है तो वो कहाँ आएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। तो पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, एक ही बात है। तो ये सही आंसर होगा, बाकी आंसर गलत होंगे। ये तो कोई स्तर ही नहीं होते हैं, अमूर्त और पारंपरिक, ठीक है। तो यहाँ तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दीजिए, कम से कम आंसर आप कुछ तो पहुँच ही जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। फिर वही बात आ गई, जब समाज के अनुसार बच्चा कार्य करेगा और ये दिखना चाहिए कि अच्छा, यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए जब आप बात आती है या समाज के अनुसार कार्य करने की बात आती है तो उसे पारंपरिक स्तर कहते हैं या परंपरागत स्तर कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आता है अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास, ठीक है। तो अच्छा दिखने के लिए और समाज की में अच्छा दिखने के लिए तो पारंपरिक स्तर, जो मैंने अभी बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सारे अन्य आंसर गलत हो जाएंगे। 31 क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे किस सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो एक बात मैं यहाँ बता दूँ, जब बच्चा ये समझता है कि बच्चा सेंटर में है, ठीक है, और सारी दुनिया उसके चक्कर लगा रही है, ठीक है, सारी चीज़ें बस उसके अनुसार हैं, ये उसका बच्चा बैठा है कोई और वो सोच रहा है कि सारी दुनिया क्या है उसके ऐसे चक्कर लगा रही है, राउंड लगा रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आत्म केंद्रितता दिखाई देती है, इकोसेंट्रिसिज्म कहते हैं जिसे। तो यही पूछ रहा है कि सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से, बच्चा जो जानता है कि मैं जो देख रहा हूँ बस वही सही है, तो वो प्रवृत्ति इकोसेंट्रिसिज्म कहलाती है। जीव बात के बारे में हम ये आगे बात करेंगे, आगे प्रश्न हमने इंक्लूड कर लिए, ठीक है। 32 देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जब उसकी प्रोटेक्ट की बात आ गई, यानी कि अधिकारों की बात करने लगा वो, ठीक है, तो आपको पता है मॉरलिटी का हाई लेवल बात हो गई, ठीक है। तो सीधे सीधे कहाँ जाना चाहिए, अब ये जाना चाहिए उत्तर परंपरागत स्तर। कहाँ, उत्तर परंपरागत स्तर। अब चूंकि इसमें जो ऑप्शन है उसमें स्तर ना देके स्टेजेस दे रखी हैं, ठीक है। तो यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास ये फर्स्ट लेवल के अंतर्गत आता है, ठीक है, दूसरा स्टेज है, ठीक है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास ये पहली स्टेज है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सही आंसर होगा। अच्छा लड़की लड़का अभिविन्यास ये थर्ड स्टेज है जो कि परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जबकि सही आंसर है हमारा उत्तर परंपरागत अंतर के अंतर्गत। तो ये सही आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए कोहलबर्ग को आप, तो आप ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
33 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कार सजीव है, ठीक है, संजीव नहीं, यहाँ पे सजीव है, क्योंकि वह चलती है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है। एक बात ध्यान दीजिए, जब सजीव और निर्जीव में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है, सजीव और निर्जीव में, ठीक है, जब वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो हमेशा इसे जीववादी सोच या एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। केंद्रितता, अपवर्ती सोच, क्रमबद्धता गलत है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा फर्स्ट। 34 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर आप फंस सकते हैं। प्राकृतिक बुद्धि बिल्कुल सही है, सृजनात्मक बुद्धि देखो शामिल नहीं है, क्रिएटिव बुद्धि, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार गूगल पर सर्च कर लीजिए बुद्धि है, या हमारा वीडियो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। भाषाई बुद्धि भी है, संगीतात्मक बुद्धि है, क्योंकि इस तरीके का जो प्रश्न आता है आप यही फंस जाते। संरचनात्मक बुद्धि आप सही कर देते कभी कभी, ठीक है। तो बेटा संरचनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रश्न हर बार आता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। गलत, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि बुद्धि के कई स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, बिल्कुल गलत। जैविकीय आधार होता है, जन्म से ही स्थिर है, बिल्कुल गलत है। परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात भी गलत है। जन्म से स्थिर नहीं होती है और परिवेश के अनुसार उसका डेवलपमेंट जरूर होता है। बुद्धि का कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 स्तर बताए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।